एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल फाइटर्स के बारे में। राफेल डील जैसे जैसे नजदीक बढ़ती जा रही है, राफेल को लेकर रिपोर्ट्स भी उतनी पुख्ता होती जा रही हैं और अब तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं कि कैसे राफेल न सिर्फ यूरोपियन मिसाइल्स का एक्सेस भारत को देगा, बल्कि भारत के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं ये राफेल के बलबूते में आगे बढ़ेंगे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो सामने निकल के आया है वो है लॉयल विंगमैन का। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना एक लंबे अरसे से मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर है और इस पर बहुत सारे जो प्रयास है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए जा रहे हैं और इसमें कैट्स फैमिली की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंतर्गत जो वॉरियर लॉयल विंगमैन रोन है यह बनाया जा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी उसमें यह कहा गया था कि एक तेजस वदरशिप इसको कंट्रोल करेगी। आने वाले भविष्य में यह जो कैपेबिलिटी है कंट्रोल करने की इन रोल्स को रिमोटली, ये हमें एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और TBF में भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब यहां पर भारतीय वायुसेना एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है और वो अप्रोच है जो हमारे राफेल फाइटर आने वाले हैं, भविष्य में उनके साथ इन कैपेबिलिटीज को ऐड करना। जी हां, भारतीय वायुसेना का जो प्लानिंग है वह यही है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उनके भविष्य में जो राफेल F4 की फीड आने वाली है उनके पास यह कैपेबिलिटी उपलब्ध हो कि वो लॉयल विंगमैन रोन जैसे कि कैट्स वॉरियर है उसको ऑपरेट करने में सक्षम हो। देखिए, मौजूदा राफेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो ये चीजें काफी मुश्किल है और अगर हम करंट F4 स्टैंडर्ड की बात करें तो वह भी इसके लिए बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट हमें प्राप्त है F4 स्टैंडर्ड को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं जरूर नजर आती हैं कि वह ऐसा काम कर सकता है। देखिए, अगर हम राफेल F4 स्टैंडर्ड की बात करें तो यहां पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में तो इसने एक बहुत बड़ी भूमिका अपनी सुनिश्चित कर ली है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें हमें लिंक 16 ब्लॉक 2 देखने को मिल जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखने को मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट और रेडियो देखने को मिल जाते हैं, एक अपग्रेडेड मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है जहां पर मल्टीपल राफेल जो है वो सेंसर्स के थ्रू डेटा को रियल टाइम में शेयर कर सकते हैं और यह इनेबल करता है पायलट को कि यह साइलेंट फिक्स कॉन्सेप्ट के अंतर्गत टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर एक एयरक्राफ्ट जो है वह डाटा को प्राप्त करेगा दूसरे एयरक्राफ्ट से और बिना अपने रेडार को ऑन किए टारगेट को लॉक कर सकेगा। लेकिन यह सारी नेटवर्किंग बैकबोन होने के बावजूद भी जो ड्रोन कॉर्पोरेशन है उसमें कहीं ना कहीं यह लाइक करते हैं और इसी लाइक को इंडियन एयरफोर्स और HAL मिलकर नोटिस करने वाली है, क्योंकि भारतीय वायसराय का प्लान यही है कि इनको भी मैन एंड मैन टीमिंग के अंतर्गत लॉयल विंगमैन यानी कैट्स वॉरियर से इक्विप किया जाए। कैट्स वॉरियर जो कि भारत का 2 टन वजनी लॉयल विंगमैन होने वाला है। इसकी पहली उड़ान यूं तो 2027 में देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी डिलीवरी ठीक उसी वर्ष शुरू होगी जब भारतीय वायुसेना को राफेल F4 स्टैंडर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए भारतीय वायुसेना अभी से प्रोएक्टिव अप्रोच के अंतर्गत आगे बढ़ रही है। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी कि भले ही राफेल F4 एक हाईली नेटवर्क फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी अभी यह फुल ड्रोन कंट्रोलर के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया है, जैसा कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट किए जा रहे हैं। इसका जो कॉकपिट आर्किटेक्चर है वो तो इससे वैसे जो वेरियस एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे डाटा रिसीव करने के योग्य तो बनाता है और टारगेटिंग डाटा इनेशन शेयर करने के योग्य भी बनाता है, लेकिन इसके पास कोई डेडिकेटेड पावर प्रोसेसिंग नहीं है, जिसके अंतर्गत ना कोई स्पेशल इंटरफेस है जिससे कि ड्रोन को कंट्रोल कर सके और अपने साथ उड़ान भरने में उनकी मदद कर सके। अगर भारत को ऐसा करना भी पड़ा तो इसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशन और अपग्रेड करने पड़ेंगे। हालांकि यह अपग्रेड पहले ही फ्रांस की तरफ से राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए नियत कर दिए गए हैं। अब भारतीय वायुसेना इस पे क्या करती है, भारत की सरकार इस पे क्या करती है और HAL क्या करती है, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर तेजस के साथ
लॉयल विंगमैन की जोड़ी आ गई तो यह भारतीय वायुसेना के लिए काफी प्लस पॉइंट हो सच्चे होगा। अपनी अगली रिपोर्ट में हम वैसे बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। कल से लेकर आज तक तेजस मार्क 2 को लेकर अपडेट्स की आंधी आ गई है, क्योंकि शायद जिस तेजस मार्क 2 का इंतजार हम कर रहे हैं, अगर हम रिपोर्ट को सच माने तो वो रोल आउट हो चुका है। और वो इस समय न सिर्फ रोल आउट हो चुका है बल्कि अपनी टेस्टिंग से गुजर रहा है। अब इससे पहले कि आप लोग इस पे संदेह करें, आइए कुछ इसके रियलिटी के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर इस प्रकार की जब अपडेट्स आती हैं तो वो किसी थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ से आती है या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पेजेस में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। और एक बार अगर ऐसी चर्चाएं हो रही होती तो शायद हम लोग इस मामले को इतनी गंभीरता से ना देखते। लेकिन तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर इस बार जो अपडेट आई है, यह आई है सीधे ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर की तरफ से, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने N1 नाम से एक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम साइलेंटली एक बहुत बड़े माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है, जहां पर एयरक्राफ्ट का रोल आउट ऑलरेडी पूरा हो चुका है और पहली उड़ान की तैयारी चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो HL ने आधिकारिक तौर पर कोई ट्वीट जारी करी है, न रक्षा मंत्रालय और ना ही भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी हमें ऐसा कुछ भी सुनने को मिला है। लेकिन वीएन झा सर की बात को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह सीनियर साइंटिस्ट है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर DRDO चीफ का जो बयान है उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, और अगर उससे जोड़कर देखें तो ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर की जो बात है वो कहीं ना कहीं हमें सही समझ में आती है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर तेजस मार्क 2 के असेंबली लाइन में आए जाने की जो खबरें हैं वह सामने आ रही थी। लेकिन अगर हमें पहली तस्वीर के दर्शन हो जाते तो यह चीजों को हम पुख्ता तौर पर कह सकते थे। ग्रुप कैप्टन झा की बात करें तो उन्होंने कहा, रोल आउट के बाद अब जो फोकस शिफ्ट हुआ है वो एंटायरली ग्राउंड ट्रायल्स पे हुआ है, सिस्टम ट्रायल्स पे हुआ है, और यह इवैल्यूएशन टेस्ट ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं, जहां पर सभी क्रिटिकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया जाएगा। और उद्देश्य हमारा यही है कि एयरक्राफ्ट से लेकर जितने भी अभी चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इयोनिक्स इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल लॉ, सेफ्टी सिस्टम, इन सारी चीजों को वैलिडेट करने के बाद और इंटरनल चेकअप्स को पूरा करने के बाद जब हमें संतोषजनक रिजल्ट मिलेंगे तो हम तुरंत इस एयरक्राफ्ट को सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्नेस एंड सर्टिफिकेशन के पास ले जाएंगे। और जैसे ही वहां पर मैंडेटरी अप्रूवल मिल जाते हैं तो उसके बाद तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। हालांकि पहली उड़ान को लेकर उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि कब तक होगी, कब तक नहीं होगी। लेकिन अगर तेजस जहां पर टेस्ट को चला रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हमें 2026 के मध्य तक इसकी पहली उड़ान देखने को मिल जाए, यानी DRDO चीफ की जो बात है वह सत्य साबित हो जाए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम फिर आपको बता दें कि कोई पुष्टि अभी तक HL ने नहीं करी है। अब अगर हम बात करें अपडेट की तो यहां पर पहले भी ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि तेजस मार्क 2 2026 इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और रिपोर्ट्स ये दावा करती रही है कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट को देखते हुए यह एक काफी रफ्तार के साथ तैयार हुआ है, और यह भारतीय वायुसेना में एक रिकॉर्ड समय में अपने इंडक्शन को पूरा करेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 का इंतजार भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ही इस समय अपने पुराने फाइटर्स को नए फाइटर जेट से रिप्लेस करना है। लेकिन यहां पर फिर से वही बात है कि क्या ये एयरक्राफ्ट बनके तैयार है, क्या ये वाकई रोल आउट हो चुका है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई यह हो चुका है, या यह किसी प्रकार की गलतफहमी है जो इस समय इंटरनेट मीडिया में चल रही है? फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल, अगर भारतीय वायुसेना 114 राफेल फाइटर की तरफ जा रही है तो क्या इसका प्रभाव तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर पड़ेगा? क्या तेजस मार्क 2 के नंबर कॉम्प्रोमाइज होंगे?
आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।